एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएस सीपीटी बायोलॉजी सेट नंबर 9। और आज हम सब एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हम सब पढ़े थे कोशिका और आज से हम सब शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कोशिका विभाजन, यानी कोशिका से ही रिलेटेड चैप्टर है। और यहाँ हम सब कोशिका के विभाजन से संबंधित तथ्य का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से आप सीखेंगे कि हम सबका विकास कैसे होता है। मतलब हम ये जो कोशिका विभाजन अगर नहीं हो तो फिर हम सबका विकास ही संभव नहीं है। तो इसलिए इस वाले चैप्टर को आप सब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को भाई लाइक जरूर कर लेंगे। लास्ट में वीडियो समझेंगे तब लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए समझाने का मैं प्रयास करूंगा अच्छे ढंग से। सबसे पहले समझते हैं कोशिका विभाजन क्या है, क्योंकि ये चैप्टर कोशिका विभाजन है। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि कोशिका विभाजन क्या है। तो आंसर आपको मैं समझाता हूं, फिर इसका मैं डिटेल वर्जन समझाता हूं। प्रीत कोशिकाएं यानी पेरेंट सेल्स विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए, प्रीत कोशिका पेरेंट सेल्स में पेरेंट किसको बोला जाता है? जहां पे माता और पिता दोनों आ जाए। जब माता और पिता एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब जाकर के दो पुत्री सेल्स का होता है, दो पुत्री सेल्स का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। बात समझ में आ गया होगा। एक शिशु का निर्माण में सिर्फ माता का योगदान या सिर्फ पिता का योगदान से नहीं हो जाएगा। जब तक कि दोनों मिलेगा नहीं तब तक दोनों शिशु का निर्माण संभव नहीं है। तो यही बात इसमें बताया जा रहा है कि जब दो कोशिका विभाजन यानी पिता का भी कोशिका और माता का भी कोशिका जब एक दूसरे के साथ मिलता है तब जाकर के जो विभाजन होता है कोशिका का, उसी को हम सब बोलते हैं कोशिका विभाजन। यानी एक नए सेल्स का विकास होता है, एक नए शिशु का विकास होता है, तो इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। अब यहाँ पे क्या है, क्या सभी कोशिकाएं विभाजित होती है? तो नहीं, सभी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। तो विभाजित होने वाली कोशिका कौन कौन सी है? तो विभाजित होने वाली दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला सोमेटिक सेल्स, इसको कायिक कोशिका बोलते हैं, अभी आगे हम सब पढ़ेंगे। और दूसरा जर्म सेल्स, जिसको जनक कोशिका बोलते हैं। यही दोनों महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बदौलत ही हमारा शरीर का विकास हुआ है और नए नए शिशु का विकास होता है, जो कि आगे हम सब पढ़ेंगे ही। सबसे पहले समझते हैं सोमेटिक सेल्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर शरीर कहीं से कट जाता है उसका पुनर्निर्माण इसी सेल के द्वारा होता है। यानी हम सबका शरीर कहीं से भी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कौन सा कोशिका जो है हमारे शरीर को वापस से रिकैप कर देता है, तो इसका नाम रिवाइव कर देता है, तो वो है सोमेटिक सेल्स। यानी अगर आपका कटता है तो धीरे धीरे वो घाव क्या होता है, ठीक होने लगता है। तो वो ठीक कौन करता है? तो सोमेटिक सेल्स जो है ये कटे छटे को ठीक कर देता है। यानी शरीर के विकास में सोमेटिक सेल्स अहम भूमिका निभाता है। जैसे हम सबका शरीर बढ़ेगा, हम सबका कहीं पर भी चोट वगैरह लग जाता है, ठीक है, तो ये सब को ठीक जो करता है वो सोमेटिक सेल्स करता है। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता दिया। कैंसर, देखिए कैंसर कब हो जाता है लोगों को? जब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए, ठीक है, यानी वो नियंत्रण में ही नहीं है, तो इसी को बोलते हैं कैंसर। एक बीमारी आ जाता है। तो कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाने से भी होता है। इसके बारे में हम सब और भी पढ़ेंगे, जब रोग के बारे में पढ़ेंगे ना तब कैंसर के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आई होप कि सोमेटिक सेल्स आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी आपको चोट लगता है पूरे शरीर में तो वो घाव धीरे धीरे आपको देखते होंगे कि ठीक होते जाता है, ठीक होते जाता है। तो वो किसके कारण से होता है? तो वो सोमेटिक सेल्स के कारण से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जर्म सेल्स यानी जनक कोशिका के बारे में बताइए। इंटरेस्टिंग चीज है, आराम से समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझने पे ही कोशिका विभाजन आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि फादर में शुक्राणु पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है, ठीक है, तो इसको एक कोशिका हम सब मान लेते हैं। और मदर में एक पाया जाता है जिसको ओवा बोलते हैं, ठीक है, तो एक कोशिका इसमें भी पाया जाता है। फादर का शुक्राणु और मदर का एक जब मिलता है, ठीक है, तो उसी से क्या होता है? शिशु का निर्माण होता है। तो क्या होता है देखिए कि पिता का शुक्राणु और माता का जो एग होता है जिसको ओवा बोला जाता है, ये दोनों जब मिला तो इन दोनों के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है। यह जायगोट कोशिका विभाजन करके 64 सेल का इम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाता है। सिंपल सा बात मैं बता रहा हूं। फादर का शुक्राणु माता के अंदर गया, ठीक है, माता के अंदर क्या है? एग है, वो दोनों मिला, मिलने से किसका निर्माण हुआ? जायगोट का निर्माण हुआ। अब ये जायगोट क्या करेगा? कोशिका विभाजन करेगा, यानी कोशिका को तोड़ेगा, ठीक है। जो पिता का शुक्राणु गया है माता के ओवा में, वो क्या होगा? उसको तोड़ेगा। उसके तोड़ने से 64 सेल्स का निर्माण होगा। 64 सेल्स का इम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, ठीक है। ये भ्रूण क्या करेगा? जैसे नारियल आप देखते होंगे तो नारियल को तोड़ेंगे तो व्हाइट व्हाइट धीरे धीरे पतला पतला लेयर बनने लगता है, तो उसको भ्रूण कहा जाता है। तो उस तरह हम सब आदमी में आते हैं। तो ये भ्रूण जो है माँ के यूट्रस में जाएगा। तो माँ के पेट में एक जगह होता है यूट्रस, वहां जाएगा और 9 महीने के बाद वहां पे शिशु का जन्म होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं जनक कोशिका। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रक्रिया जर्म सेल्स यानी जनक सेल्स द्वारा किया जाता है। यानी ये जितना भी प्रक्रिया हुआ शिशु का निर्माण तक कौन करता है? तो भाई जर्म सेल करता है, जनक कोशिका करता है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाया। क्या बात समझाया कि पिता का शुक्राणु माता में गया,
इन दोनों के मिलने से यानी पिता का शुक्राणु और माता का एक जो है ओवा जो है, इन दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण हुआ। इसी जाइगोट में कोशिका विभाजन हुआ, जैसा कि मैं आपको बताया, और कोशिका विभाजन करके 64 सेल्स का एम्ब्रियो बना यानी भ्रूण बनता है। और यही भ्रूण क्या होता है, माँ के यूट्रस में जाएगा और 9 महीने में यहीं पर भी किसका निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होगा। और ये सारा प्रक्रिया जनक कोशिका के तहत होता है। आई होप कि आप सब अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए देखिए, बेबी बनने के लिए लाखों कोशिका का विभाजन होता है। एक बात और समझ लीजिए, जितना भी पिता का शुक्राणु है वो माता में जाएगा, तो ऐसा नहीं कि एक बार अगर शुक्राणु चले गया वहां पे, स्पर्म चले गया तो वहां पे बेबी का निर्माण हो जाएगा। इस बेबी के निर्माण में बहुत सारे कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। तो उसमें से लाखों कोशिका का विभाजन होता है, तब एक बेबी का शिशु का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। अब समझते हैं कि हेप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, बार बार यहां से प्रश्न पूछेगा। तो हेप्लॉइड क्या होता है, इसमें एकल गुणसूत्र होता है। जैसे पुरुष में 22 प्लस XY यानी 23 और महिला में 22 प्लस XX यानी 23, यानी टोटल आपको कितना, मानव में 46 गुणसूत्र होता है। लेकिन अलग अलग जब रहेगा, यानी पुरुष के साथ महिला अभी नहीं मिला है, तो पुरुष का अकेला गुणसूत्र और महिला का अकेला गुणसूत्र, इसको बोलते हैं हेप्लॉइड। यहाँ पुरुष का गुणसूत्र और महिला का गुणसूत्र एक साथ नहीं मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड बोलते हैं। और टोटल मानव में जब मिल जाएगा ये दोनों, अभी आगे हम सब देखेंगे। देखिए, महिला और पुरुष का जो है गुणसूत्र नहीं मिलेगा तो हेप्लॉइड। जब माँ का ओवा और पिता का शुक्राणु मिलता है तो माता और पिता की कोशिका को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। और मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 22 XY मेल शुक्राणु और 22 XX फीमेल एक जब मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं। यानी सिंगल रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, माता पिता दोनों नहीं मिला है तो क्या हो जाएगा, आपका हेप्लॉइड हो जाएगा। और दोनों जब मिल जाएगा तो इसको डिप्लॉइड कर देंगे, सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका चौथा, कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, विकास के लिए, दूसरा है पुनर्निर्माण के लिए और तीसरा है नए जीवों की उत्पत्ति के लिए। जब माता पिता के बीच में जब कोशिका विभाजन होगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या किसी शिशु का निर्माण संभव है, नहीं संभव है। अगर सोमेटिक सेल्स अपना काम करना बंद कर दे तो क्या हम सबका कटा छटा कभी ठीक हो सकता है, नहीं ठीक हो सकता है। यानी अगर एक बार आपका कहीं से कट गया तो उसको फिर डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोमेटिक सेल्स का विकास ही नहीं होगा, सोमेटिक सेल्स वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए कोशिका विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 चीज के लिए, विकास के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, यानी आपका अगर कहीं कटा छटा है तो उसको ठीक कर देगा, और नए जीवों की उत्पत्ति के लिए जिसको जनक सेल्स बोलते हैं, जो कि अभी आप सब पढ़े। तो ये 3 बात जरूर याद रखिएगा, कोशिका विभाजन क्यों आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, कोशिका विभाजन के कितने पद है। तो देखिए कोशिका विभाजन के पद, पहला हो गया जीनोम का गुणन। क्या होता है, जीनोम का गुणन, यानी जीन्स के समूह को जीनोम कहते हैं। जीन आप सब पढ़े थे, याद कीजिए पिछले वीडियो में। जीन क्या होता है, तो डीएनए का एक भाग होता है, और जीन एक कोडोन है। किसका कोडोन है, तो 4 चीजों का कोडोन है जो हम सबके डीएनए में पाया जाता है। क्या क्या, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, याद रखेंगे, ठीक है। तो एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का ये क्या होता है, कोडोन होता है। इसी 4 चीजों का बना होता है जीन। और जीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। और डीएनए किस में पाया जाता है, क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम जो होता है उसी से हम सबका विकास हुआ है। दूसरा जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है केरिकाइनेसिस, यानी केंद्रक का विभाजन, यानी नाभिक का विभाजन। जो हम सब में, यानी जंतु कोशिका में जो भी नाभिक पाया जाता है उसका विभाजन जब होगा तो ये भी कोशिका विभाजन का ही एक पद होता है। तीसरा है साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव का विभाजन, जिसको साइटोप्लाज्म या जीव द्रव का विभाजन भी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कोशिका विभाजन के कितने पद हैं, तो कोशिका विभाजन के 3 पद हैं, जीनोम का गुणन, केरिकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव का विभाजन, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम सब, या जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 आप जरूर टर्म याद रखेंगे, इन तीनों का भी विभाजन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जीन का विभाजन हुआ, यानी सिर्फ कोशिका से जो है सिर्फ नए जीवों का ही विकास होता है, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। कटा छटा भी ठीक होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये 3 जो टर्म आप देख रहे हैं, जीनोम का गुणन, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव का विभाजन, ये तीनों भी होता है कोशिका विभाजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चक्र क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे। पहले नीचे वाला डिफिनेशन देखिए आप, कोशिका विभाजन से पहले डीएनए का गुणन, जो डीएनए का गुणन हुआ, और कोशिका के पदार्थों में वृद्धि होगा। दोनों के, कोशिका के पदार्थों में वृद्धि होगा और डीएनए का गुणन होगा, जिससे कि कोशिका विभाजन से पूर्व, यानी अभी विभाजन हुआ नहीं है, उससे पूर्व तैयार होगा। इसी को कोशिका चक्र कहते हैं। यानी ये कहां तैयार होगा, तो कोशिका चक्र में तैयार होगा, तब जाकर के ये आगे का जो भी है रिलीजेशन होगा, ठीक है। यानी कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का प्रतिलिपिकरण तथा कोशिका वृद्धि होता है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यानी ये मेनली कोशिका चक्र में होता है। अभी कोशिका विभाजन हुआ नहीं है, उससे पहले वो तैयार होता है कि अब हम सब क्या होगा, कोशिका विभाजित होंगे, तो इसी को बोलते हैं
कोशिका चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7वां 7 नंबर देखिए, कोशिका चक्र में मुख्य रूप से कितनी प्रक्रिया होगी? तो यह मुख्य रूप से 2 प्रक्रिया होगी, पहला इंटरफेज और दूसरा मिटोटिक। याद रखेंगे, पहला इंटरफेज, दूसरा मिटोटिक। और मिटोटिक और इंटरफेज क्या होता है इसके बारे में भी हम सब समझेंगे। इंटरफेज, कुल कोशिका विभाजन का 95% समय इंटरफेज होता है। यानी अगर जनन का ही ले लें आप, तो जब बेबी का निर्माण होने लगेगा तो इंटरफेज प्रक्रिया में 95% बेबी का निर्माण हो चुका होगा। यानी कुल कोशिका विभाजन का 95% समय जो है वो इंटरफेज में होता है, और इंटरफेज को भी बांटा गया है। यानी 5% हो गया मिटोटिक में और 95% जो है वो इंटरफेज में होगा। यानी बच्चे का निर्माण जो है 95% कोशिका विभाजन से, यानी शुक्राणु और एक के साथ मिलने से 95% क्या होगा, वो इंटरफेज में ही हो जाएगा कोशिका विभाजन, यानी शिशु का निर्माण हो जाएगा, और 5% मिटोटिक में होगा। इंटरफेज को बांटा गया है किसमें किसमें? तो G1 फेज में, गैप इसको बोलते हैं, जी से गैप हुआ, इसमें कोशिका के पदार्थों की वृद्धि होगी और क्या होगा, यह जो है और यह दुगनी हो जाती है। यानी G1 फेज में, इंटरफेज का जो G1 फेज है उसमें कोशिका के पदार्थों में वृद्धि होगी और यह दुगनी हो जाती है। चलिए G1 फेज के बाद होगा आपका S फेज, यानी साइंथेसिस फेज, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। G2 फेज में क्या होगा, कोशिका के पदार्थों का पुनर्वृद्धि होगा। और G0 फेज में सेल कोशिका गिरफ्तार हो जाएगा, यानी उसका काम फाइनल हो जाएगा। तो ये था G1 पहला, जिसमें कोशिका के पदार्थों का वृद्धि और दुगना हो जाएगा। फिर S फेज आएगा, याद रखेंगे, डीएनए का संश्लेषण होगा। फिर G2 फेज आएगा, इसमें कोशिका के पदार्थों का पुनर्वृद्धि होगा। फिर जो G0 फेज आएगा, इसमें सेल कोशिका गिरफ्तार हो जाएगा, यानी उसका काम तमाम हो जाएगा। अब एक बार G1 फेज को डिटेल में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यह प्रथम अवस्था होता है। इस चरण में प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। कोशिका उपाची रूप से सक्रिय नहीं होता है। इस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, यानी यहाँ पे डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि कोशिका के पदार्थों का वृद्धि होता है। यहाँ पे जनन का कुछ वो नहीं है, ये तो शुरुआती प्रक्रिया है। तो इसमें पहले प्रक्रिया में सिर्फ जो है कोशिका के पदार्थों का वृद्धि होगा और कुछ ये सब होगा, जैसा कि मैं पॉइंट वाइज आपको बताया। चलिए G1 फेज के बाद आया S फेज, इसमें 2 काम होगा। इसमें डीएनए का संश्लेषण होगा और गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। G2 फेज में क्या होगा, इसमें डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाएगा, एटीपी का संश्लेषण तथा उन्हें जमा करने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद अगले पॉइंट की ओर। और G0 फेज में क्या होगा, वो जो कोशिका है वो गिरफ्तार हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। चलिए अब पढ़ते हैं हम सब दूसरा, जिसका नाम है मेटोटिक। मेटोटिक पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी 5% जो है अवस्था का निर्माण होता है। तो मेटोटिक फेज 2 होता है। इसकी कितनी अवस्थाएं? इसकी 2 अवस्थाएं। पहला क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस, इसमें केंद्र का विभाजन होगा, और दूसरा साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो इसलिए इसमें मैं 5% बोला, और जो कि है 95% किसमें होगा, तो इंटरफेज में होगा, और उसके रिलेटेड हम सब अवस्था भी पढ़े। यहाँ कोशिका विभाजित हो जाता है और एक पूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है। यानी लगभग 95% शिशु का निर्माण इंटरफेज में हो जाता है, और इसके नाभिक यानी केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव का विभाजन जो है 5% ये मेटोटिक फेज में होता है, और दोनों मिलकर के कोशिका विभाजित यहीं पे फाइनल हो जाता है, और यहाँ पे एक शिशु का निर्माण हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। इसके अंतर्गत अभी और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई टर्म अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, या आप उसका डिफिनेशन हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। और दूसरी बात, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक खुला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर रहे हैं और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी चैप्टर नंबर 4 कोशिका विभाजन और चलेगा। थैंक यू।